नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम आईएएस के इस नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है श्री सुंदरम एमपीएसआई 2025। श्री सुंदरम आईएएस के द्वारा एमपीएसआई के सिलेबस को देखते हुए हमारी उसमें एक्सपर्टीज होते हुए हमने ये तय किया है कि श्री सुंदरम आईएएस के द्वारा इस नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से और हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से एमपीएसआई की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। एमपीएसआई को लेकर के हमारे कई फैकल्टी पहले से भी तैयारी कराते रहे हैं, जिनमें से मैं खुद हिंदी पढ़ाता रहा हूं और साइंस पढ़ाता रहा हूं। बाकी के फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते रहे हैं। इस बार जब सिलेबस चेंज हुआ है तो कुछ नए डायमेंशन जुड़े हैं, कुछ नया तरीका जुड़ा है, जिसमें श्री सुंदरम आईएएस की एक्सपर्टीज है, जिसमें श्री सुंदरम एकेडमी के फैकल्टीज की एक्सपर्टीज है और लंबे समय से वो हम लोग पढ़ा रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, पीएससी एग्जाम के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए। तो आइए देखते हैं, पूरा एक पैकेज लेकर के मैं आया हूं एमपीएसआई के लिए। एमपीएसआई के कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहा हूं यहां से श्री सुंदरम आईएएस के द्वारा, क्योंकि एमपीएसआई 2025 का जो नया सिलेबस है निसंदेह उसको कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम पर एक्सपर्टीज रखने वाली संस्थान ही पढ़ा सकती है। उसमें जो तैयारी का जो डायमेंशन है उसमें पीएससी पढ़ाने वाले यूपीएससी, पीएससी नहीं बल्कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ के अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं जिसको केवल यूपीएससी एक्सपर्टीज रखने वाले संस्थान ही पढ़ा सकते हैं। और आपके लिए ये अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है और कि इसमें एमपीपीएससी यूपीएससी कॉमन सिलेबस दिया गया है। खासकर इसमें यूपीएससी के जो पॉइंट डले हुए हैं उसमें हमारे संस्थान की एक्सपर्टीज है। चलिए आइए देखते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमपीएसआई के नए सिलेबस में क्या है, एमपीएसआई का नया सिलेबस इसी तरह से क्यों बनाया गया है, एमपीएसआई के नए सिलेबस के हिसाब से कौन सी किताबें पढ़नी है, एमपीएसआई के नए सिलेबस के लिए कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, क्या अपने से सेल्फ से तैयारी हो सकती है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उम्र क्या है, सभी तैयारी। इसके साथ साथ परीक्षा कब होगी, परीक्षा कंडक्ट कौन कराएगा, परीक्षा के लिए हमें किस प्रकार से तैयार होना है, ये सारे विषय वस्तु को लेकर के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो स्वागत करता हूं फिर से एक बार कि हमारे ये श्री सुंदरम आईएएस आपके लिए एसआई का एक बेहतरीन प्लान बनाया है और इस प्लान में मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में कुछ विशेष बातें, सबकी जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेरीज हैं, वो सबका समाधान मैं इसमें करके लाया हूं। तो आप सबके हर एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो से मिलने वाला है। निश्चित रूप से पूरे ड्राफ्ट को पढ़ने में हमें थोड़ा वक्त लगा, हमारी टीम को पूरे राजपत्र को पढ़ने में वक्त लगा और उस राजपत्र को पढ़ने के बाद एक डिटेल्स तैयारी का प्रोग्राम लेकर आया हूं। तो अब वो पुराना जो तरीका था एसआई की तैयारी करने का वो चेंज हो चुका है और नया तरीका क्या है। तो आइए सबसे पहले इसमें सिलेबस की डिस्कस करेंगे, प्लान की डिस्कस करेंगे, सारी चीजें जो है वो सब डिस्कस हो जाएगा। देखिए क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट चीज जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि एमपीएसआई की तैयारी की जो पूरी रूपरेखा है वो क्या होगी। तो एमपीएसआई में लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, लेवल 4, 4 लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो मैक्सिमम है। बाकी 3 से सबको गुजरना होगा, एक केवल टेक्निकल वालों के लिए है लेवल 3। तो देखिए पहला लेवल क्या होगा, पहला लेवल होगा प्राइमरी एग्जाम। और आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी एग्जाम यूपीएससी एमपीपीएससी में होते रहे हैं, अभी एसआई में नहीं था। तो प्राइमरी एग्जाम या प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है वो होगा और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो लेवल 1 आपका केवल क्वालिफाइंग लेवल का है। ध्यान से समझेंगे इस पूरे पैटर्न को, बहुत शानदार तरीका है। और यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एमपीएसआई के लिए बनाए गए नए चैनल पर, जिसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है टेलीग्राम की और व्हाट्सएप दोनों की, या फिर दिए गए लास्ट में नंबर पर संपर्क करेंगे तो ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, लेवल सेकंड होगा मेंस एग्जाम और मेंस एग्जाम में कुल 600 टोटल 600 लिखित परीक्षा है, 600 अंकों की लिखित परीक्षा होनी है मेंस एग्जाम में। अब लिखित में हमें आगे ये देखना है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है ये पेपर। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में लिखित एग्जाम होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेवल 3। लेवल 3 फिजिकल टेस्ट है। लेवल 3 फिजिकल टेस्ट सभी के लिए है, मैक्सिमम 100 अंक, मैक्सिमम 100 अंक। ठीक है, और लेवल 4 इंटरव्यू पर है, इंटरव्यू सभी के लिए है, मैक्सिमम 50 मार्क्स के
टोटल 750 मार्क्स। इसमें एक अलग चीज होगी जो मेंस एग्जाम में, जिसको मैं यहां पे शायद पहले थोड़ा सा भूल गया था, मेंस एग्जाम टेक्निकल वालों के लिए अलग होगा। बाकी ये चारों लेवल जो है, चारों लेवल सभी के लिए लागू होते हैं, सभी के लिए जरूरी होगा। ध्यान से समझिए। और टोटल 750 अंक का ये क्वालिफाइंग पेपर के अलावा 750 अंक का आपका टोटल परीक्षा होनी है। ठीक है, इसमें हमारी प्री, मेंस और इंटरव्यू पर विशेष एक्सपर्टीज है, जिसको लेकर के हम लोग यहां पर आपके सामने आएंगे और आप देखेंगे कि एक बाकायदा तैयारी का पूरा प्रोग्राम बनेगा। चलिए लेवल फर्स्ट की बात करें तो लेवल फर्स्ट प्राइमरी एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम, और प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या आएगा। प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो ये लेवल फर्स्ट है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि एग्जाम कब होना है प्रॉपर तरीके से। तो प्राइमरी एग्जाम 100 अंक का होगा और इसमें टोटल 10 टॉपिक दिए गए हैं। 10 टॉपिक दिए गए हैं। 10 टॉपिक पहले कौन कौन से वो हम लोग देखते हैं। तो हिंदी भाषा बोध, हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अंग्रेजी भाषा बोध, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिक एबिलिटी, हिस्ट्री मतलब इतिहास, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल, साइंस, नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक्स, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तर्क शक्ति एंड करंट अफेयर्स। ये 10 टॉपिक एमपीएसआई के पार्ट में पेपर फर्स्ट में प्राइमरी एग्जाम अर्थात लेवल फर्स्ट में दिए गए हैं, जिसमें सभी इस 10 टॉपिक से, इन 10 टॉपिक से लगभग 10-10 प्रश्न होंगे। अर्थात ये 100 प्रश्न जब तैयार होंगे एक एक नंबर के, तो इन सभी 10-10 प्रश्न सभी टॉपिक से लिए जाएंगे। और ये सभी 10 अंक आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, अनिवार्य भी है। और इन सभी 10 अंकों की तैयारी, इन सभी 100 अंकों की तैयारी या 100 प्रश्नों की तैयारी आपको बराबर तरीके से करनी होगी, ये ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं रह गया है कि हिंदी का ज्यादा अंक है, मैथ का ज्यादा अंक है, बाकी सब्जेक्ट कम है। अब ऐसा है कि आपको बराबर प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको सब पर बराबर मेहनत करनी होगी। और ये 10 टॉपिक निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, और इनका नेचर जो होगा वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग नेचर का होने का मतलब है कि इसके अंक जो भी आप प्राप्त करेंगे वो मेंस एग्जाम पे, मेंस में नहीं जुड़ेगा। ये केवल कहां तक रहेगा, इसको आप क्वालिफाई कर लेंगे और पास हो जाएंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे बस। ठीक है, तो मेंस के लिए क्वालिफाई होने के लिए ये कंडक्ट कराया जा रहा है। आगे मैं बताऊंगा कि इसमें कितने गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, है ना। तो इसके लिए 15 गुना सिलेक्शन होंगे। 15 गुना सिलेक्शन होंगे, आपका पोस्ट जितनी भी आएगी उसका 15 गुना यहां पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे चलेंगे। हम लोग देखेंगे लेवल 2 जो होगा वो होगा एमपीएसआई मेंस 2025 नाम से जो भी आएगा तो मेंस होगा। और इस मेंस का लेवल जो लेवल 2 है वो होगा 600 अंकों का। और वो 600 अंकों का स्कोर 2 पेपर्स पे बटा होगा। इसका पहला पेपर होगा 300 अंक का और दूसरा पेपर होगा 300 अंक का। और पहला पेपर भी पार्ट ए में और पार्ट बी में बटा होगा, दूसरा पेपर भी पार्ट ए और पार्ट बी में बटा होगा। और दोनों पेपर के पार्ट ए पार्ट बी 150 अंक के होंगे। और ये 150 अंक अर्थात 450 आपको देने होंगे। 450 का मतलब पार्ट ए का 150, पार्ट बी का 150। एमपीपीएससी में ये व्यवस्था जो है, एमपीएसआई में ये व्यवस्था जो है पीएससी के एग्जाम जैसे और यूपीएससी के एग्जाम जैसे है। ठीक है, दोनों का मिक्स कर देते हैं हम लोग तो लगभग उस जैसा है मेंस का पैटर्न। ठीक है, 300 अंक का ये, 300 अंक का ये, 2 पेपर, टोटल 4 सेक्शन। अब इन 4 सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो आइए पेपर फर्स्ट के पार्ट ए की बात करें। पेपर फर्स्ट का पार्ट ए इंडियन हिस्ट्री है। जनरल चीजें बता रहा हूं, इंडियन हिस्ट्री के आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो टोटल टॉपिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सोलिडेशन है, इंडियन सोसाइटी है, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया एंड एमपी ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश है, रोल ऑफ वुमेन है, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी है। अभी और चीजें हैं तो देखिए, इसको हिंदी में एक बार बोल देता हूं। भारतीय इतिहास है, भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद भारत का गठन है, इंडियन भारतीय समाज है, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया भारत की जननांकिकी और मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों के साथ पूरा आपका इनका कल्चर पढ़ना होगा। अगला टॉपिक जो है रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं की भूमिका है विकास में और वैश्वीकरण के साथ भारतीय समाज का जो संबंध है वो हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा अगला इसमें है अर्थात पेपर फर्स्ट के
पार्ट ए में टोटल 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग पेपर फर्स्ट के पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी पर यदि हम लोग देखें तो क्या क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड लेजिस्लेशन, मतलब प्रशासन, संविधान, राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय और विधि कानून। ये इतनी चीजें इसमें आपको पार्ट बी में पढ़नी है पेपर फर्स्ट के, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान, यूनियन एंड स्टेट रिलेशन मतलब संघ राज्य संबंध, सेपरेशन ऑफ पावर्स अर्थात शक्तियों का विभाजन, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन स्ट्रक्चर, संसद और राज्य का विधायिकी संरचना, राज्य की विधायिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल सिस्टम, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वेलफेयर स्कीम कल्याणकारी योजनाएं, पॉवर्टी एंड हंगर इश्यूज। इतने टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे कहां, पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में। जब हम लोग पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर फर्स्ट का पार्ट ए आपको सोसाइटी एंड हिस्ट्री से रिलेटेड है, और पेपर फर्स्ट का पार्ट बी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और लेजिस्लेशन से संबंधित है। अर्थात पेपर फर्स्ट की कॉमन टॉपिक देखें, कॉमन सब्जेक्ट देखें तो पेपर फर्स्ट में जो है वो एक है हिस्ट्री, दूसरा है सोशियोलॉजी इंडियन सोसाइटी के रूप में है, तीसरा है पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी के रूप में है ना। ये 3 टॉपिक मिलाकर के लगभग आपका पेपर फर्स्ट पूरा कर रहे हैं। क्लियर। आगे चले हम लोग तो पेपर सेकंड पर आए, तो पेपर सेकंड पे पहले ही दे रखा है करंट अफेयर्स। पार्ट ए में करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। और ये एक ऐसा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी जो अभी तक केवल यूपीएससी में पढ़ाया जा रहा था, एमपीपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में शायद ये मध्य प्रदेश में तो नहीं है, बाकी राज्यों में भी शायद नहीं है। तो इसमें पेपर फर्स्ट सेकंड के पार्ट ए में करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, करंट अफेयर्स समसामयिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ऐसे बोलेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जागरूकता, इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन आईटी अर्थात टेक्नोलॉजी इन आईटी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उभरते तकनीकी, एनर्जी रिसोर्स ऊर्जा संसाधन, रोल ऑफ पुलिस की भूमिका, एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड टू डेवलपमेंट विकास से संबंधित अतिवाद, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब बाह्य सुरक्षा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म संगठित अपराध और आतंकवाद। ये पेपर सेकंड का ए पार्ट है, पार्ट ए है। इससे आपसे लगभग कितने सवाल, 150 सवाल पूछे जाएंगे, 150 अंक के सवाल होंगे, 150 सवाल होंगे 150 अंक के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पार्ट ए हुआ पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड का पार्ट बी है रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या है, बेसिक न्यूमेरसी एंड स्टैटिस्टिक्स, डेटा हैंडलिंग एंड इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अर्थात पेपर सेकंड का पार्ट बी पूरा का पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग के कुछ सेक्शन हैं। क्लियर। तो ये 150 अंक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से अधिकांश सेक्शन मैथ का है, जिसमें से अधिकांश सेक्शन मैथ्स का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये एसआई के सिलेबस का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो टॉपिक पढ़ने हैं वो हुए। तो मेरा मानना है कि यहां से आपको एक क्लियरिटी आएगी कि आप पेपर फर्स्ट पर और पेपर सेकंड पर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पे मुख्य रूप से क्या पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी अर्थात सोसाइटी और पॉलिटी। पेपर सेकंड पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सिक्योरिटी वाले साइंस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड मैथमेटिक्स। ये सारे टॉपिक होंगे आपको पढ़ने का व्यवस्थित तरीके से। एक बार देख लीजिएगा पेपर सेकंड में, साथ में इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें इसमें
ऐड कर दी गई हैं। तो पेपर सेकंड ज्यादा डाइवर्सिटी वाला है अपेक्षाकृत पेपर फर्स्ट के। तो पेपर सेकंड की हम लोग बात करें तो उसमें देखिए टेक्नोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, इन्वायरमेंटल साइंस भी है, करेंट अफेयर्स भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, थोड़ा सा अपराध शास्त्र भी है, थोड़ा सा है एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म के रूप में। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट पुलिसिंग की भूमिका है, मैथ और रीजनिंग है। तो पूरा एनालिटिक, पूरा वैचारिकी वाला, तकनीकी वैचारिकी वाला जो सेक्शन है वो पेपर सेकंड पे दे दिया गया है। और देश की राज व्यवस्था, देश का इतिहास, साथ में देश की सामाजिक व्यवस्था, ये सारे टॉपिक जो है वो पेपर फर्स्ट पे दे दिया गया है, दोनों पार्ट मिला करके। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एमपीएसआई के बारे में कुछ चीजें हैं जो अभी छात्रों को नहीं पता है 2025 के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो अलग अलग पोस्ट है उनकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है, लेकिन सब में जैसे सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट फोर्स के रूप में जब आपकी नियुक्ति होगी तो उसके लिए, और सूबेदार के लिए सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, सब इंस्पेक्टर रेडियो, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट, सब इंस्पेक्टर क्यूडी, इन सब का अलग अलग कुछ स्पेशलाइजेशन मांगा हुआ है, देख लेते हैं। सूबेदार के लिए कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी, एनी ग्रेजुएशन, एनी बैचलर डिग्री, एनी इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ बैचलर डिग्री, तो कोई भी चलेगी। तो बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आपको कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी। अब कोई भी से जो छात्र हमसे सवाल पूछते हैं वो ये कि क्या बीसीए बीबीए भी चलेगा, तो निश्चित रूप से बीसीए और बीबीए जैसे वोकेशनल कोर्स भी इसमें शामिल हैं। क्लियर, तो ये आपको चलना है यहाँ पे। दूसरा है सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट फोर्स में बैचलर डिग्री आर इट्स इक्विवेलेंट, तो इसके लिए भी कोई भी बैचलर डिग्री चलनी है। तीसरा है सब इंस्पेक्टर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, तो सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए इसमें भी कोई भी बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स चलेगा, इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री चलेगी। लेकिन सब इंस्पेक्टर रेडियो, इसके लिए कुछ अनिवार्य है। सब इंस्पेक्टर रेडियो अलग है, इसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये तकनीकी पोस्ट है, तो इसके लिए आपको इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में आपसे ग्रेजुएशन मांगा है, इसमें एनी बैचलर डिग्री नहीं चलेगा। क्लियर। सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट, इसके लिए क्या मांगा है, बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना, इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें कम से कम डिग्री किसमें होनी चाहिए, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, तो कम से कम एक होना चाहिए इन तीनों में से। तो सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट में भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर क्यूडी, सब इंस्पेक्टर क्यूडी के लिए क्या चाहिए आपको, बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इसमें देखिए तो इसके लिए भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको चाहिए होगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर फोटो के लिए बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसमें भी जरूरी है, सब इंस्पेक्टर फोटो के लिए भी। सब इंस्पेक्टर आर्म्स के लिए बात करें तो इसमें क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए होगा या उसके बराबर उसके समकक्ष कोई डिग्री चाहिए होगा। और सब इंस्पेक्टर एसएएफ की बात करें हम लोग तो बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी, इसमें लिखा है एसएफ के लिए। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की पोस्ट एसआई की वैकेंसीज पे आने वाली हैं। और उन 9 प्रकार की पोस्ट पे एक बार फिर से देखें तो ये ऊपर की जो 3 है इसमें तो कोई भी बैचलर डिग्री चल जाएगा, और लास्ट की जो एक है सब इंस्पेक्टर साहब, इस पे कोई भी बैचलर डिग्री चल जाएगा। बीच में एक है रेडियो वाली, इसमें इंजीनियरिंग वाले, मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और आईटी वाले के लिए है। और बीच में जो 5, 6, 7, 8 है, इसमें 7, 8 नहीं, 5, 6, 7 है, इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए है विशेषतः। और 8 नंबर की पोस्ट भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एलिजिबिलिटी को लेकर के इसमें 4-5 प्रकार की बातें कही गई हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ये एलिजिबिलिटी की बात करें एज को लेकर के तो इसके लिए मिनिमम 38 नहीं है, सॉरी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये 21 साल से होगी, मिनिमम नहीं है, ये लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। अर्थात 38 साल और छूटों के साथ समस्त छूट मिला दें तो लास्ट की जो उम्र होगी वो 45 साल होगी एज। ठीक है, तो एज को लेकर के ये बात ध्यान रखना है, अर्थात 21 से लेकर के टोटल जो है वो 45 साल तक चलनी है। ठीक है, तो ये है मिनिमम का मतलब ये है कि जो कॉमन है, यहाँ पे मिनिमम नहीं, कॉमन है, जनरल है,
कॉमन है उसमें 38 साल तक के लोग दे सकेंगे, और जो छूट प्राप्त करते हैं, रिजर्वेशन प्राप्त करते हैं एज को लेकर के, वो लास्ट एज 45 साल होगी, अर्थात किसी भी तरीके से समस्त उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होगी। और कॉमन उम्र जो है वो 38 साल है जनरल के लिए, लेकिन कोई भी इसके मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो जनरली 21 से 45 वर्ष तक के आयु वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे बाय एज। ठीक है, ये हो गया। आगे हम लोग का क्या है, आगे क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी देखें तो फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट यदि बात करें तो रनिंग 800 मीटर की है जो 40 अंक की होगी, लॉन्ग जंप जो है वो 30 मीटर की 30 नंबर की होगी, और 60 फुट जो है गोला फेंक जो है वो आपका 30 अंक का होगा। तो 100 अंक का ये फिजिकल टेस्ट आपका होना है, जिसमें रनिंग 800 मीटर, लॉन्ग जंप 30, लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट, ये आपके 40 30 30 मिला के 100 होंगे। इसका वेरिएशन महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग है। एक बात और, गैर तकनीकी पदों के लिए शारीरिक दक्षता में 30% अंक एवं तकनीकी पदों की शारीरिक दक्षता में 20% अंक लाना जरूरी है। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए यहां पर फिजिकल टेस्ट में दिया गया है। तो नॉन टेक्निकल के लिए जो है 30% कंपल्सरी है। यदि ये 30% मार्क्स नहीं आए, अर्थात 100 में से 30 नहीं आए, तो नॉन टेक्निकल वाले क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। और शारीरिक दक्षता में यदि टेक्निकल वाले 100 में से 20 भी नहीं ला पाए तो वो फिट नहीं माने जाएंगे। किसके लिए? एसआई के वैकेंसी के लिए। ठीक है, अगला इसमें है, अब जो अहम सवाल आते हैं, परीक्षा कब होगी, तैयारी की शुरुआत कब करें, ठीक, परीक्षा कौन कराएगा, प्रश्नों का स्तर क्या होगा, परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, टेस्ट सीरीज किस प्रकार की होनी चाहिए, कोचिंग की इसमें भूमिका क्या होगी, साक्षात्कार किस स्तर का होगा, ऐसे समस्त प्रश्नों का जवाब यहां पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला सवाल, परीक्षा कब होगी। देखिए, इसमें परीक्षा सबसे बड़ा सवाल है और सबसे ऑथेंटिक गेस मैं कर रहा हूं। सबसे ऑथेंटिक इसलिए कि मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि अभी इसका यदि नोटिफिकेशन नहीं आया है तो नोटिफिकेशन शीघ्र ही आने वाला है। नोटिफिकेशन जब भी आएगा उससे 2-3 महीने, कम से कम 3 महीने का टाइम आपको पढ़ने का, फॉर्म भरने का दिया जाएगा, उसके बाद परीक्षा होगी। तो मेरा गेस ये कहता है कि यदि फरवरी लास्ट तक में नोटिफिकेशन दे देते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के बाद लगभग जून में एमपीएसआई प्रीलिम्स एग्जाम हो सकते हैं। ये सबसे अच्छा कैलकुलेशन होगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि फरवरी के किसी डे भी नोटिफिकेशन दे दे तो, और नोटिफिकेशन आने को है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद 3 महीने ले लें तो लगभग जून में आपका, जून में एमपीएसआई की परीक्षा प्रीलिम्स होनी है, ये तय है। ठीक, दूसरा तय का मतलब सबसे संभावित है। ठीक है, मेंस इसके बाद 3 महीने ले लीजिए तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर में आपके मेंस हो सकते हैं, अर्थात एसआई का जो मेंस है वो अक्टूबर में हो सकता है। और थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके भी ले लें तो जुलाई में आप प्री को यदि मान लें, या तो नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में मेंस को मान ले, तो इस साल यह वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू है वो किसी भी तरीके से नवंबर तक हो जाएगा। तो एसआई की वैकेंसी को 2025 की वैकेंसी को 2025 में पूरी कर लेने का प्रोविजंस तैयार है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए तो अभी हम लोग क्या मान सकते हैं, अभी हम लोग मान सकते हैं कि हमारा प्री जून में होगा, मेंस अक्टूबर में होगा और इंटरव्यू नवंबर दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, या मेंस जो है सितंबर लास्ट में होगा तो इंटरव्यू नवंबर में हर हाल में हो सकता है। यदि ये भी मैं आपको दे सकता हूं कैलकुलेशन के आधार पर, और कैलकुलेशन मेरा ये कह रहा है कि आपको जून, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने लेकर के चलना है। इन 3 महीने में एसआई वाले अपने आप को तैयार कर लीजिए, जून, अक्टूबर एंड नवंबर, इसके लिए आप कमर कस के तैयार हो जाइए तैयारी करने को। एक काफी प्रतीक्षित वैकेंसी रही है एसआई की जो अभी तक नहीं आ पाई है, और उसके लिए आपको अपने आप को इस हिसाब से तैयार करना होगा। ठीक है, तैयारी की शुरुआत कब करें, तो ये प्रश्न ऐसा है कि तैयारी की शुरुआत आपको अभी कर देना है।
तैयारी की शुरुआत जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र कर दीजिए। ठीक है, शुरुआत करें अभी से शुरू करें। यह वीडियो जब आप देख रहे हैं तभी आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, और इस वीडियो के माध्यम से कम मैं आपको इतना तो देकर ही जाऊंगा कि आप फुल इन्फॉर्म्ड हो जाएं और अपना सिलेबस देख लें, साथ में तैयारी की जो स्ट्रेटजी है उसका अनुमान लगा लें और उस आधार पर तैयारी शुरू कर दें। तो तैयारी अभी से शुरू करना है। क्या पढ़ेंगे अभी? परीक्षा कौन कराएगा? परीक्षा कराने के विषय को लेकर के मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हु विल कंडक्ट एग्जाम, कौन कराएगा एग्जाम। एग्जाम कराने के क्या क्या ऑप्शन हैं अथॉरिटी के पास, ये देख लेते हैं। राजपत्र हम लोगों ने पूरा पढ़ा, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कौन कराएगा। ठीक है, देखिए, एक तो अपने यहां पीएससी करा सकती थी, जो नहीं कराएगी, कैंसिल कर देते हैं। पीएससी के पास बहुत सारे काम है, बी ग्रेड वाले, उनका एग्जाम कराना है, तो पीएससी तो नहीं कराएगी। क्लियर। दूसरा, अब सिलेबस देख रहे हैं यूपीएससी जैसा, तो यूपीएससी तो नहीं कराएगी ना, ये तो श्योर है ना। एक पीईबी करा सकती है अपने यहां, इसकी संभावना है। दूसरा, पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और बीच में चर्चा हुई थी कि गृह मंत्रालय इसको सीधे पीएचक्यू को, पुलिस हेडक्वार्टर को ही एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कह सकता है। और जो सिलेबस तैयार हुआ है उसमें पीएचक्यू की अहम भूमिका है, और राजपत्र में इस बात का उल्लेख है कि गृह मंत्रालय के से ये प्राप्त होता है, पीएचक्यू के माध्यम से गृह मंत्रालय को प्राप्त होता है। तो इस दो संभावनाएं हैं, या तो पीबी कराएगा या तो पीएचक्यू कराएगा, दोनों कराएंगे। मतलब दोनों अलग अलग भी करा सकते हैं, इसलिए फिजिकल करा सकते हैं, और वो इनकी हेल्प से फिजिकल कराया जा सकता है, उनकी हेल्प से रिटर्न कराया जा सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन मेरा जो सबसे अधिक प्रेजम्पशन है, मैं जिस आधार पर इस बार कह सकता हूं, मतलब जो गेस कर सकता हूं, मुझे लगता है कि यह एग्जाम पीएचक्यू कराएगा, कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो पीएचक्यू के माध्यम से ये एग्जाम पूरा होगा, तो इसमें पीएचक्यू की भूमिका हो सकती है। ठीक है, ये एग्जाम कौन कराएगा, ये वाली बात हो गई। इसमें एक और बात है, क्या कि प्रश्नों का स्तर क्या होगा। प्रश्नों का स्तर क्या होगा, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। लेवल क्या होंगे प्रश्न के, सिलेबस को देखिए, प्रश्नों का स्तर समझ में आएगा। दो तीन चीजें हैं जिसपे मैं एक ऐसे हवाबाजी नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्नों के लेवल के आधार क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सिलेबस जो है, सिलेबस यूपीएससी इनपुट वाला सिलेबस है, साथ में एमपीपीएससी का इसमें इनपुट है, मेंस का। लेकिन इसका जो पैटर्न है, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, वो यूपीपीसीएस जैसा है। यूपीपीसीएस के मेंस एक जमाने पर ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, और इसका भी ऑब्जेक्टिव मेंस होना है, प्री भी ऑब्जेक्टिव होना है लिखित एग्जाम में, और मेंस भी ऑब्जेक्टिव होना है। तो जब ऑब्जेक्टिव मेंस हो रहा है तो लेवल क्या हो सकता है। यूपीपीसीएस के एक एग्जाम होता था लोअर पीसीएस, लोअर पीसीएस होता अभी भी होता है, इसका पेपर कभी आप लोग देखिएगा, और पीसीएस का भी देख सकते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। तो जो पैटर्न है, जिस पैटर्न के आधार पर ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उस पैटर्न के आधार पर यूपीएससी सिलेबस या एमपीपीएससी के मिक्स सिलेबस जो दिए गए हैं, उसको यदि अपन कैलकुलेट करके देखें तो इसका जो प्रश्न का स्तर हो सकता है, प्रश्नों का जो स्तर हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूं एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल होंगे, कॉन्सेप्ट बेस होगा, और एमसीक्यू पे फैक्ट डेटा भी होंगे, और ये तय है इन दोनों के साथ एग्जाम होगा। अर्थात एग्जाम का लेवल जो है, मेरा जहां तक ख्याल है, वो यूपीपीसीएस के लोअर पीसीएस जैसा हो सकता है, जिसमें कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों मिक्स आए। जो सिलेबस इन्होंने दिया है उस आधार पर पीएचक्यू कराएगा या पीबी कराएगा, दोनों कोई भी कराएंगे तो कॉन्सेप्चुअल होने के ज्यादा चांसेस हैं, साथ में फैक्ट डेटा के साथ। यदि पीबी कराता है तो फैक्चुअल ज्यादा होगा, ये भी बता रहा हूं। ठीक है, ज्यादा संभावना है, पर जिस प्रकार से इन्होंने सिलेबस बनाया है, उस सिलेबस को देख के मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि पीबी शायद वो न कराए। क्लियर। तो एक तो ये। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल के प्रति मेरा जोर क्यों है, क्योंकि एनईपी हमने पढ़ा है और पढ़ाया है, तो एनईपी ने स्पष्ट लिखा है कि हम मूल्यांकन को कॉम्प्रहेंसिव बनाएंगे, मूल्यांकन को कॉम्प्रहेंसिव बनाएंगे। अर्थात ये कि मूल्यांकन को हम अवधारणात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा देंगे।
चाहे वह परीक्षा स्कूल कॉलेज स्तर की हो या कोई व्यावसायिक नियुक्ति भर्ती के लिए हो रही परीक्षा हो। तो अवधारणात्मक का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न बनाया जाएगा, समझ बेस्ड प्रश्न बनाया जाएगा। तो मूल्यांकन पद्धति जो होने जा रही है वो अवधारणात्मक होने जा रही है। जब आपको ये पता होगा तो जाकर के आप एसआई के सिलेबस में क्या पढ़ना है यह सोच पाएंगे। तो अगला सवाल हमारा है, शायद ये आप समझ गए होंगे कि प्रश्नों का स्तर क्या होगा। प्रश्नों का स्तर जो है वो थोड़ा हाई होने को है ना, और हाई होने में इसमें कॉन्सेप्चुअल होना है ये भी तय है। अवधारणात्मक स्तर का होगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल का होगा, और कॉन्सेप्चुअल लेवल का होना है, अर्थात इसके लिए आपको पढ़ना क्या है। देखिए क्या है अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें। इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूं, क्या पढ़ना है और परीक्षा की तैयारी हमें कैसे करना है। क्या पढ़ना है, देखिए अभी तक तो मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि ये पढ़ लें। ठीक है, तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए मैं हमेशा जब भी कभी इन टॉपिक्स को आप देखेंगे तो एक चीज रेफर करता हूं, वो है एनसीईआरटी की बुक्स। क्या आपको तैयारी करने के लिए क्या पढ़ना है, अभी तो कुछ नहीं है। साथ में हम लोग बना रहे हैं मटेरियल, स्टडी मटेरियल पूरा श्री सुंदरम आईएएस के द्वारा एमपीएसआई का तैयार किया जा रहा है और उसी के आधार पर क्लासेस होंगी, वो सही बात है। लेकिन अभी आप क्या करें, अभी आप करेंगे क्या, एनसीईआरटी 6 to 10th या 11th जो भी आपको मिले ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। और इसकी चर्चा मैं किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से करूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने ये प्रश्न डाला था कि क्या पढ़ें, उसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि अभी आपको इस सिलेबस को मैच कराते हुए एनसीईआरटी पढ़िए। दूसरा, तैयारी कैसे करें। तैयारी में सबसे पहले प्री पढ़ें कि पहले मेंस पढ़ें। तो देखिए आपको अभी डेट पता नहीं है, एक अनुमानित डेट मैं बता रहा हूं। तो मेरा मानना यह है कि जितना टाइम आपको प्री के बाद मेंस के लिए मिलेगा वह कम होगा मेंस के सिलेबस को पढ़ने का। ठीक वैसे ही जैसे पीएससी यूपीएससी में 3 महीने का टाइम मिलता है मेंस पढ़ने का, वही 3 महीने का टाइम आपको यहां भी मिलेगा। इसलिए अभी सिर्फ प्री पर ध्यान न दीजिए, अभी आपको प्री प्लस मेंस पढ़ना है। केवल प्री नहीं पढ़ना है, मेंस के साथ पढ़ना है। प्री और मेंस एक साथ तैयारी आपको करना है। जब आप प्री मेंस तैयार करेंगे तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। साथ में फिजिकल एक्टिविटीज और इंटरव्यू पर भी ध्यान आपको देना होगा। ठीक है, पर कम से कम प्री और मेंस हम लोग एक साथ ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो आपको प्री पर उलझाएंगे, और आप भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पहले प्री निकले फिर मेंस निकले। मैं इसका हमेशा से खंडन करता रहा हूं कि पहले प्री और पर नहीं, बल्कि जब सिलेबस प्री मेंस दोनों का हो और टाइम लिमिटेड दिया जाता हो तो आपको हमेशा दोनों एक साथ तैयारी प्रारंभ करना है। वो कैसे करना है इसकी स्ट्रेटजी हम लोग एक अलग से वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करेंगे। अगला ये होगा कि क्या पढ़ें, टेस्ट सीरीज किस प्रकार की होनी चाहिए। अब जो पुरानी टेस्ट सीरीज चलती रही है वो सब लागू नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारा जो टेस्ट सीरीज का लेवल होना चाहिए, टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज जब भी नाम आएगा तो मध्य प्रदेश में श्री सुंदरम आईएएस का एक नाम है सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज को लेकर के। आप देखिएगा तो टेस्ट सीरीज का लेवल मैंने इसको जानबूझ के इसलिए इनपुट किया है कि इसमें हमारी खासा मतलब बहुत अच्छी तेज तर्राट एक्सपर्टीज है और वो आपके सामने हम लोग प्रस्तुत भी करेंगे। तो टेस्ट सीरीज का एक लेवल होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले तो आप जो भी परीक्षा हो उस परीक्षा की हूबहू टेस्ट सीरीज लगाइए, और इस प्रकार से एमपीएसआई में जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी लेवल होगा उस लेवल का हम लोग हूबहू टेस्ट सीरीज बनाएंगे। तो टेस्ट सीरीज का लेवल, टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न होंगे एमसीक्यू आधारित प्रश्न होंगे, उसमें करंट शामिल होना है, साथ में उसमें कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होने चाहिए। ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मूल्यांकन अवधारणात्मक होगा। इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट सीरीज ही आपको खरीदना है या लगाना है, साथ में उसमें फैक्ट इनपुट हो और टेस्ट सीरीज को आपको टेस्ट सीरीज का डेली एनालिसिस मिले कि यह सवाल कहां से लिया गया है और क्यों लिया गया है। तो टेस्ट सीरीज का एक विधिवत प्लान भी हम लोगों ने तैयार किया है, उसकी भी चर्चा किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, यह हमें ध्यान रखना है, और एक अलग से वीडियो में तैयारी की स्ट्रेटजी पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार देखें कोचिंग की भूमिका और साक्षात्कार का स्तर। देखिए कोचिंग की भूमिका इसमें कितनी है और कौन सी कोचिंग आपको अब फायदेमंद होगी। देखिए ऐसी सभी कोचिंग संस्थान जो मैथ बेस पे चलती थी उनकी ज्यादा भूमिका अब इस पर रह नहीं गई है। ऐसी कोचिंग संस्थान जो एसआई पढ़ाने में भी एक्सपर्टीज रखते हो और साथ में पीएससी यूपीएससी भी पढ़ाने में एक्सपर्टीज रखते हो वो आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक ये सवाल है कि क्या आपको वास्तव में कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक,
कई बार मैं इस सवाल का उत्तर बहुत तटस्थ तरीके से देता हूं। तटस्थता का मतलब यह है कि मैं खुद कोचिंग चलाता हूं, तो इसलिए कभी भी इस प्रकार से नहीं कहता हूं कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना ही है, करना ही चाहिए, कंपलसरी नहीं है। यदि आप पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं, आप फ्रीलांसर तरीके से पढ़ सकते हैं कि यहां से वहां से जहां से पढ़ना हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो तैयार करिए अपने आप को। बिना कोचिंग के भी तैयारी संभव है, ठीक है। उसमें आपको कोचिंग के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोचिंग की एक भूमिका होती है, उस भूमिका पर हमें प्रकाश देखिए। इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल जुटाना है और दिन रात मेहनत करना है सेल्फ से पढ़ने के लिए। कोचिंग की जो दो तीन भूमिका होती है जो मेरे समझ में आती है। एक तो आपकी रेगुलरिटी मेंटेन करती है, यदि आप ये कर सकते हो, क्लासेस का रेगुलरिटी मेंटेन करती है। कोचिंग क्लासेस कोई भी हो, वो कोचिंग एक फॉर्मल तरीके से चलते हैं जिसमें आपको डेली क्लास आना है, पढ़ना है। बेटर तरीका हो जाता है उन लोगों के लिए जो अपने आप को रिकलेक्ट नहीं कर पाते, अपने आप को भटका लेते हैं या डेली रेगुलर नहीं पढ़ पाते, उनके लिए एक चीज मिल जाती है कोचिंग से ये। दूसरा, कोचिंग से आपको क्या मिल जाती है? क्लास, प्रॉपर सभी टॉपिक की क्लास मिल जाती है। टीचर आपके साथ जुड़ते हैं और टीचर रिसर्च करके आते हैं, क्लास पे ले आते हैं, वो आपको प्रेजेंट करते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक अवधारणात्मक बोध हो जाता है, ठीक है। तीसरा, आपको कोचिंग से मिल जाता है क्या? क्लास के अलावा स्टडी मटेरियल। कई बार स्टडी मटेरियल जो आपको नहीं मिलते कहीं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। चौथा, आपको मिलता है टेस्ट पेपर, ये इस पे रेगुलर आपको प्राप्त हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोचिंग के साथ एक अच्छी है, मूल्यांकन, आपका एक अच्छा मूल्यांकन है ना। ये सब यदि आप अपने से कर सकते हैं तो फिर कोचिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन यदि ये सब आप अपने से नहीं कर सकते या उतना प्रभावी तरीके से नहीं कर सकते, तो फिर कोचिंग की भूमिका ये सब कराने के लिए होती है, ठीक है। तैयारी कर रहे हैं तो एक संस्थान आपके साथ यदि है, एक दो टीचर आपके साथ हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आप ज्यादा प्रभावी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि यदि आपको ठीक ठाक कोचिंग है तो आपको ज्वाइन करना इसलिए चाहिए कि बहुत सारे लोग इसमें प्रतिस्पर्धी बहुत हैं और आप पीछे न रह जाएं, इसलिए आपके पास ये होना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि ये सब काम प्रभावी तरीके से आप कर सकते हैं तो बिना कोचिंग का भी आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। अब रही बात इसमें हमारी भूमिका क्या है, साक्षात्कार इसमें एक था, तो साक्षात्कार और टेस्ट सीरीज में तो हम लोग एक्सपर्ट ही हैं, कराते ही हैं। साक्षात्कार का स्तर निश्चित रूप से एमपी के पुलिस विभाग के या मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय के में पुलिस और सुरक्षा के दायरे में लिया जाएगा। उसका प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास तैयार है, उसका प्रोफार्मा भी तैयार है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। रही बात इस पूरे प्लान में कोचिंग तो है, कोचिंग हम लोग भी चलाते हैं। अब रही बात इसमें हम क्या आपके साथ भूमिका निभा सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास पूरे एसआई की तैयारी का पूरा स्ट्रक्चर प्लान बन चुका है, फैकल्टीज डिसाइड हो चुकी है। बहुत जल्दी ही पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के ठीक बाद ही हमारा बैच भी शुरू होने को है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को होनी है। उसके बाद हम लोग ये बैच शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो स्टडी प्लान है वो तैयार है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए। इसमें क्या क्या अवेलेबल कराएंगे हम लोग? कंप्लीट कोर्स क्लासेस, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस A to Z एसआई के सिलेबस की हम लोग अवेलेबल कराएंगे, जिसमें प्राइमरी मतलब प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, फिजिकल सब कुछ होगा। बस एक टेक्निकल का शायद ना हो पाए, उसके लिए अभी हमारे पास टीम नहीं है टेक्निकल वालों के लिए, लेकिन नॉन टेक्निकल के लिए जितनी भी चीजें हैं तो वो सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है। फिजिकल फैसिलिटी हमारे एक थर्ड पार्टी के द्वारा आपको अवेलेबल कराई जाएगी। दूसरा ये है टेस्ट सीरीज, प्री और मेंस का पूरा टेस्ट सीरीज रेडी हो रहा है आपके लिए एकदम नवीनतम सामग्री के साथ, आउटडेटेड वाला नहीं कि पुराना कभी रखा है उसको लाएंगे, कट कॉपी पेस्ट करेंगे और आपको दे देंगे। एकदम नए तरीके से नए सिलेबस के हिसाब से बन रहा है। इंटरव्यू का कंप्लीट प्लान है, सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं बल्कि इंटरव्यू की क्लास का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, पूरा प्लान तैयार है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसके बाद क्लासेस तो है ना, स्टडी मटेरियल प्रिंटेड और पीडीएफ दोनों तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से यह बैच आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आप एमपीएसआई की तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा गाइडेंस, अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यूज, वो सब एक ही मंच पर आपको मिल सकता है। और वो मंच है श्री सुंदरम आईएएस का, इंदौर में ऑफलाइन, बाकी पूरे मध्य प्रदेश के बाहर ऑनलाइन एप्लीकेशन और यूट्यूब के माध्यम से हम लोग प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यदि आपको एसआई का बैच ज्वाइन करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, बैच निश्चित रूप से 16 फरवरी के बाद शुरू होना है। और 16 फरवरी के बाद जब बैच शुरू होगा तो उसमें ये सारी चीजें आपको फर्स्ट डे से मिलती चलेंगी। तो श्री सुंदरम आईएएस
इंदौर में ऑफलाइन क्लास और एप्लीकेशन से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो पीएससी यूपीएससी वाला है, जो एसआई पे हम लोग लागू करेंगे, थोड़ा सा धरातल से नीचे, मतलब उस लेवल से नीचे आकर के। और उसमें क्या होगा, हम लोग पढ़ाते हैं पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके कराते हैं फैक्ट, फिर उसके कराते हैं क्वेश्चन, फिर कराते हैं टेस्ट सीरीज, फिर होता है रिवीजन, और यह सिलेक्शन का पाथवे बनता है और आपका फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाने का संकल्प श्री सुंदरम आईएएस ले रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में हम चीजों को पढ़ाते हैं, विस्तार से समझाते हैं। फैक्ट में कोई भी टॉपिक होगा उसके तथ्यात्मक डेटा देते हैं, फिर बताते हैं कि इससे प्रश्न क्या बन सकता है और क्लास में ही सॉल्व कराते हैं। फिर उसके टॉपिक के टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाई, एफएलटी, यूनिट वाई, सारे प्रकार के टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं और ये प्रक्रिया बार बार रिवाइज करते जाते हैं, तो आप सफलता तक पहुंचेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा संकल्प है, हमारी मेहनत भी है, इसमें हम लोग मेहनत करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको ये सिर्फ विजन दिखा रहा हूं, इस विजन का पूरा विजन तैयार है और वो एक कार्यात्मक रूप से एक्सक्लूसिव स्तर पर फरवरी से, मतलब पीएससी के एग्जाम के बाद से आ रहा है बैच। एक तरीके से आप लोग यदि चाहते हैं कि अभी से रजिस्टर हो जाएं श्री सुंदरम एकेडमी के एमपीएसआई बैच पर, तो वो आपके लिए रेडी हो चुका है, बैच प्रारंभ हो चुका है। लगभग 20 फरवरी से हम लोग बैच को स्टार्ट करेंगे। 16 फरवरी को एमपीपीएससी के एग्जाम है, उस एग्जाम के बाद 20 फरवरी से यह बैच शुरू होगा। ऑफलाइन मोड पर इंदौर में और ऑनलाइन मोड पर एप्लीकेशन में, आप कहीं भी रहेंगे। फीस बहुत ही जमीन और बहुत ही कम रखेंगे, पर उतनी तो होगी ही कि जिसपे हम गुणवत्तापूर्वक आपको टीचिंग दे सके, गुणवत्तापूर्ण आपको मटेरियल्स दे सके, गुणवत्तापूर्ण आपको टेस्ट सीरीज दे सके और आपको मार्गदर्शन दे सके। ऐसा नहीं होगा कि हम 99 या 999 रुपए में कोई बैच चलाएं और उसमें लेने के बाद भूल जाएं आपको। थोड़ी कई बार सोच समझ के में फीस डिसाइड हम लोग करते हैं और वो इतनी ही होती है जितना आपके ऊपर एक अच्छे तरीके से कार्यात्मक ढांचा तैयार किया जा सके। बहुत ये नहीं होता उस पे कि एक बार छोटा सा फीस दिखाएं और उस फीस पे आपको बरगलाते रहे और कंटेंट अच्छा ना दे, पढ़ाई अच्छी ना दे। वो आपका टाइम की भी बर्बादी है और पैसे की बर्बादी है। पैसा तो कम लगता है लेकिन आपका समय बर्बाद होता है। तो यदि एक बार हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, थोड़ा फीस ज्यादा ले सकते हैं लेकिन पूरी जिम्मेदारी को 100% एफिशिएंसी के साथ आपके सिलेक्शन तक निभाते हैं। ठीक है, तो बैच में रजिस्ट्रेशन होने के लिए आपका स्वागत है। आप चाहें तो बैच में रजिस्ट्रेशन अभी करा सकते हैं। तैयारी के लिए एक प्रतिबद्ध संस्थान श्री सुंदरम एकेडमी। एक बार पढ़ करके फर्क जरूर महसूस करना है कि हम क्या पढ़ाते हैं, बाहर आप क्या पढ़ते हैं। संस्थान में एक प्रतिबद्ध तरीके से श्री सुंदरम आईएएस सभी छात्रों की सफलता के लिए हमेशा संकल्पबद्ध रहा है और आज फिर से जब एसआई की वैकेंसी सामने है तो एसआई के अभ्यर्थियों की मदद करने के लिए हम आपके साथ हैं। यदि आप निश्चित रूप से इस चैनल पे श्री सुंदरम एमपीएसआई वाले चैनल पर देख रहे हैं तो इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो श्री सुंदरम एमपीएसआई 2025 वाले में डाला जाएगा और यदि आप अन्य चैनल पर देख रहे हैं एसआई से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो इस चैनल पर जरूर पहुंचे। एसआई से रिलेटेड अभी हमारे पास एक न्यू टेलीग्राम चैनल और न्यू व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। उस पर जुड़ने के लिए इस डिस्क्रिप्शन पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दी गई है उसको देखें, उसको ज्वाइन करें। कोई क्वेरीज है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन अभी करा लें। थैंक यू सो मच।